और मैंने इप्टा मुंबई आके ज्वाइन किया। 83 की बात है ये, सितंबर की। हम 28 सितंबर को इप्टा ज्वाइन किया था। मन लग गया फिर? नहीं, अब हमें यहाँ आके जीरो से शुरू करना पड़ा। हम तो वहाँ हीरो थे, नाटक किए हुए थे, लेकिन सारा एमेच्योर नाटक था। अब प्रोफेशनल नाटक अब शुरू होने वाला था यहाँ। कुछ बड़े चेहरे भी थे उस वक्त आपके आसपास जिन्हें आप देखकर? नहीं, वहाँ तो इप्टा तो भरा पड़ा था। अब शबाना आजमी एक्ट कर रही थी, अमृतपाल थे, सुधीर पांडे थे, मुश्ताक खान थे, जावेद खान थे, जावेद अख्तर साहब भी आते थे, कैफी आजमी साहब, शौकत आजमी साहब, A.K. हंगल साहब हमारे श्रेष्ठ, यूनुस परवेज। ये मैंने उन दिनों फिल्मों में ये लोग बहुत सक्रिय थे। एक आध बार संजीव कुमार साहब आए थे, एक आध विजिट था उनका साधना स्कूल में, मुझे याद है। और क्योंकि वो भी इप्टा से ही थे, जिनका किस्सा आप सुनाते हैं कि कैसे बैक स्टेज से बिल्कुल, वो मेन हीरो हुए। बिल्कुल। तो पहले हमें बैक स्टेज का ही काम मिला कि हम झाड़ू लगाते थे, फिर कुर्सियाँ उर्सियाँ रखते थे, सीनियर्स आएंगे, फिर वो रिहर्सल शुरू होती थी, रिहर्सल में मार्किंग होती थी, तो चेयर्स वो सेट्स लगाते थे, फिर चाय का ऑर्डर करते थे, चाय सर्व करते थे, चाय का कप फिर वापस करते थे। तो उस तरह से बैक स्टेज का काम मिलना शुरू हुआ नाटकों में। मतलब जिम्मेदारी मिलनी शुरू हुई, और फिर हमने वो किया कि भाई कॉस्ट्यूम में बैक स्टेज करना है, कि हर चीज सिखा रहे हैं, कपड़े प्रेस करवा रहे हैं, आयरन करवाना, धोबी के यहाँ जाना, ट्रंक में ले आना, गोडाउन जाना, ट्रंक लेके आना, वो ट्रंक खोलना, उसमें पुराने कपड़े क्या क्या है, इस नाटक में कुछ पुराने कपड़े चाहिए, उसमें से वो निकालो, उसमें कुछ सिपाही का ड्रेस है, उसमें से वो निकालो, कुछ वो हर बारीकी सिखाते हैं। उस तरह की चीज़ें वो शुरू हो गई। तो वो सेट्स का काम चल रहा है, सेट्स लगवाना, कि कैसे सेट्स का काम होता है, कैसे किले ठोका जाते हैं, कैसे चीज़ें होती हैं। तो वो सारी बातें शुरू हो गई। फिर लाइट वाले लाइट कर रहे हैं, तो वो देखना कि लाइटिंग कैसे हो रहा है, कैसे कलर बदला जाता है, कैसे डिमर होता है, कैसे डिमर का लाइटिंग करते हैं, कैसे म्यूज़िक का स्पूल होता है, वो बजता है उस पर, वो सारी चीज़ें, कि रिकॉर्ड बजाएंगे या टेप बजाएंगे, जब टेप आ गया तो कैसेट रहेगा, तो फिर वो, तो धीरे धीरे चीज़ें बदलती चली गई, और वो होता चला गया, और पूरा बैक स्टेज की ट्रेनिंग हुई। फिर पता चला क्राउड वाला नाटक है, क्राउड में ज़रूरत है, तो क्राउड में हमें इस्तेमाल किया गया था, हम क्राउड में आते थे। तो उससे ये अनुभव हुआ क्राउड में करने से, मैं कहूँगा प्रत्येक व्यक्ति को जो थिएटर कर रहा है, प्रत्येक एक्टर को, कि क्राउड सीन के वाले नाटक में क्राउड में अवश्य काम करे। क्राउड आपको एक अलग आत्मविश्वास देता है। भीड़ का जो दृश्य हो मंच पे, तो उसमें एक अलग आत्मविश्वास आता है आपके, कि आप भीड़ में हैं, मंच पे हैं, और मंच को लेकर आप में उतना आत्मविश्वास नहीं है, लेकिन वो आत्मविश्वास जाग जाता है दर्शक को फेस करने का। उसके सामने आ रहे हैं, इंटरेक्शन चल रहा है, क्राउड एक साथ इंटरेक्ट कर रहा है, एक साथ नारे लगा रहा है, एक तरफ कोरस गा रहा है, एक साथ वो सारी काम कर रहा है, एक साथ बैठ के भाषण सुन रहा है, बीच बीच में से खड़े होकर डायलॉग बोल रहे हैं। तो वो क्राउड सीन। फिर वन लाइनर डायलॉग, की एक डायलॉग मिल गया, आपने उसी क्राउड में उठ के आपने डायलॉग बोला, तो उस तरह के रोल मिलने लगे। फिर छोटे रोल मिलने लगे, कि छोटा रोल करेंगे, एक एंट्री का रोल कोई करेंगे, फिर थोड़े से बड़े रोल मिलने लगे, फिर मेजर रोल मिलने लगे, और फिर सेंट्रल रोल मिलने लगे। तो मन था तभी कि मुझे हीरो बनना है, हीरो जैसा बनने का साफ था? बनना है हमें शुरू से क्लैरिटी थी। और हमने थिएटर में ही अलग अलग चूंकि डायमेंशंस के रोल हमने किए, अलग अलग डायमेंशंस के रोल किए, और मतलब उसका पूरा का पूरा जो श्रेय जाता है मेरे रोल करने का, वो जो मैंने बैक स्टेज किया, जो नेपथ्य का काम किया, उसी को श्रेय जाता है। क्योंकि मैं बैक स्टेज का प्रोडक्ट हूँ, मैं अपने आप को थिएटर के बैक स्टेज का प्रोडक्ट मानता हूँ। ऑन स्टेज पे आने के लिए सभी बेचैन रहते हैं, लेकिन बैक स्टेज करके जो ऑन स्टेज आता है, उसकी बात कुछ अलग, बात ही अलग होती है। तो उसका जड़ बहुत मजबूत हो जाता है, बहुत मजबूत। तो मुझे तभी से ये समझ में आ गया कि जड़ में पानी दो, और उसके बाद मैंने कहना शुरू किया कि जड़ में पानी देने से पौधा वृक्ष बनेगा, वृक्ष हरा भरा रहेगा, फूलेगा, फलेगा, और रसदार फल लगेगा, और तभी उसका रसास्वादन किया जा सकता है। और यही एक्टर का भी प्रोसेस है। एक्टर भी अपने दर्शकों को अपने अभिनय से रसास्वादन ही करवाता है। जब रस की निष्पत्ति होती है,
तो वो उसके अभिनय से, तो वही है। तो जड़ में पानी देना, नेपथ्य अवश्य, काम जानो, सब जानो, सब चीज जानो, रिहर्सल का देखना। वही। मैं हर नाटक का रिहर्सल देखता था, क्योंकि मैं बैक स्टेज में था। तो मैं पहले आता था, मैं सारा अरेंजमेंट में रहता था अपने बाकी साथियों के साथ जो बैक स्टेज में थे, 3 4 5 जो भी थे, और उनके साथ हम लगे हुए, हम पूरी प्ले का रिहर्सल देख रहे हैं। अब उस नाटक का जो पसंदीदा रोल है, वो रोल हम बैठे बैठे रिहर्सल देखते हुए कर रहे हैं कि ये रोल वो एक्टर तो कर रहा है, अगर मैं करूं तो कैसा करूंगा। अब पता चला ये रोल तो हमने तैयार कर लिया, अब ये रोल अगर मैं करूं तो कैसा। तो पता चला 4 4 रोल, 5 5 रोल मेरा एक नाटक में तैयार है। और पता चला जिस दिन कोई क्राइसिस हुई कि वो एक्टर नहीं है शो के लिए, उस तो दिन मिल पता गया चला मौका। कि आपने हाथ उठा दिया कि मैं करूंगा। अच्छा, कर लोगे, करो। तो ये चीजें होती हैं, और यही चीजें संजीव कुमार जी के साथ हुई थी। हंगल साहब ने मुझे कहानी सुनाई थी, सुनाइए सुनाइए। यही कहानी सुनाई थी मुझे, जब कि संजीव कुमार भी बैक स्टेज प्रोडक्ट ही थे। क्योंकि 1955 में A.K. हंगल साहब इप्टा मुंबई के लिए जो नाटक कर रहे थे, डमरू, उसको डायरेक्ट कर रहे थे। और उसमें जो मेन एक्टर था, मेन रोल कर रहा था, वो एक्टर उस शो के दिन नहीं आया। और छबिल दास में शो था, दादर में जो थिएटर है मुंबई में। और शो, अब उस समय तो कोई फ़ोन था नहीं, मोबाइल था नहीं, तुरंत फ़ोन करो कहाँ हो क्या हो, घर भेजना पड़ेगा किसी को, उतना समय था नहीं। तो हंगल साहब बहुत चिंतित थे लेके कि एक्टर आया नहीं, अभी तक पहुंचा क्यों नहीं। क्योंकि शो के पहले भी एक रिहर्सल होती है, तो पता चला उस रिहर्सल में वो है नहीं। तो वो आएगा कि नहीं आएगा, तो आ जाएगा, क्योंकि थिएटर वालों पे एक दूसरे पे इतना विश्वास होता है कि आ ही जाएगा, मरते धरते, चाहे आगजनी हो, चाहे पानी पड़ रहा हो, या हड़ताल हो, या बाढ़ आ गया हो, या तूफान या ओले पड़ रहे हो, थिएटर एक्टर रंगकर्मी पहुंचेगा ही पहुंचेगा अपने शो के लिए। तो हंगल साहब बहुत चिंतित थे शो को लेके कि एक्टर नहीं आया, क्या करें। तो एक लड़का आया, वो जो बैक स्टेज करता था, उसने आके हंगल साहब से कहा कि हंगल साहब, मुझे अगर आप इजाज़त दें तो मैं ये रोल कर दूं। तो हंगल साहब ने नीचे से ऊपर तक देखा। अच्छा, ये हंगल साहब के शब्द बोल रहा हूँ। हंगल साहब ने नीचे से ऊपर तक देखा, पजामा कुर्ता पहना हुआ एक लड़का जो बैक स्टेज करता है, कह रहा है ये बात, जाके बैठो वहाँ से, बैठो वहाँ, जाओ बैक स्टेज करो, अपना काम आता नहीं है, रोल करेंगे, आ जाएगा वो एक्टर। और सचमुच वो एक्टर नहीं आया। तीसरी घंटी जाने वाली थी। हंगल साहब को लगा कि वो कह रहा था, बड़ा कॉन्फिडेंट था, करेगा क्या। बुलाया, इधर आओ, तुम कर लोगे? कहा जी कर लूंगा। याद है लाइंस? याद है, जाओ तैयार हो। और वो एक्टर मंच पे गया, जो ओरिजिनल कास्ट थी वैसा परफॉर्मेंस नहीं करता था जैसा उस एक्टर ने किया, और उस एक्टर का नाम था संजीव कुमार। तो बैक स्टेज का जो प्रोडक्ट है वैसे ही निकलता है। अब उनको भी रोल कैसे याद था, रिहर्सल देख देख के। क्योंकि आप हर रोज रिहर्सल देख रहे हैं, कंटिन्यूअस देख रहे हैं, आपका ब्रेन क्या एक्सरसाइज होता है। क्योंकि हर 24 घंटे के बाद, एक रिहर्सल के बाद दूसरी रिहर्सल, फिर 24 घंटे के बाद तीसरा रिहर्सल, चौथा रिहर्सल, एक क्रम है, एक प्रक्रिया है, ये एक विधि है ग्रो करने का, हर एक्टर का, एक्टर जो रोल करता है। और जो रिहर्सल देख रहा है उसका भी यही क्रम है। तो उस तरह से ग्रोथ होता है। तो मैं अपने आप को मानता हूं कि मैं बैक स्टेज प्रोडक्ट हूं, वो एक्टर हूं मैं।